सो ये क्या है? इट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट परफॉर्म, जो कि ये सॉफ्टवेयर टेक्निक है, टेस्टिंग टेक्निक है जो कि परफॉर्म की जाती है किसकी हेल्प से? यूजिंग ऑटोमेटेड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। ऑटोमेटिंग टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स किस लिए? टू execute a test case suite, ठीक, on the contrary परफॉर्म बाय। इसका मीनिंग कोई बताएगा? हाँ, नहीं नहीं, वो तो कंटिन्यू होता है ना। कॉन्ट्रेरी, हाँ। हाँ सही बोल रहे हो, बताओ। नहीं 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 नहीं, हाँ, वेरी गुड। इसके विपरीत है, या ऐसे कह सकते हो जबकि, ऐसे भी कह सकते हो जबकि मैनुअल टेस्टिंग तो आदमियों के द्वारा की जाती है। एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, ऐसे मत बैठे रहो भाई, ठीक है। परफॉर्म बाय अ ह्यूमन क्लास, मुझसे, फिर ह्यूमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। यार कैसा रहा था आपका इंटरव्यू, आपने बताया नहीं अभी। हाँ, तो इसने क्या बताया भाई? ऑन द कॉन्ट्ररी, जबकि मैनुअल टेस्टिंग जो की जाती है वो ह्यूमन के द्वारा, आदमी के द्वारा, इंसान के द्वारा की जाती है, कंप्यूटर के सामने बैठकर और बड़ी ही सावधानी से सारे के सारे टेस्ट केस के अंदर जो स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो करते हुए। यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू हो तो बताइएगा। मुस्कुरा रहे हैं भाई। मैंने तो कोई जोक नहीं मारा। क्या करूं? चलिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, यही अपनी सिलेनियम की बात कर रहा है। ये सिस्टम में कुछ टेस्ट डेटा डालता है। वो टेस्ट डेटा भी शीट आप बनाते हो, ऐसा नहीं कि कोई अपने आप ही बन के आएगी। वो शीट भी आप बनाते हो, चाहे भले ही आप एक्सेल में बना रहे हो, या आप CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल बना रहे हो, या नोटपैड बना रहे हो, या आपके ऊपर है आप कौन सी बना रहे हो, ठीक। या एक और होती है वो, प्रॉपर्टी फाइल बना रहे हो। ओमेगा बैच प्रॉपर्टी करा दिया सर ने? नहीं कराया ना? चलो कराएंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक। लेकिन मोटिव क्या है? द ऑटोमेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कैन आल्सो एंटर द डेटा इनटू सिस्टम। कैसे? किसी शीट से उठा के, शीट आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, सिस्टम अंडर टेस्ट, ठीक। अब क्या कर, और क्या होता है इसमें? ऑटोमेशन टेस्टिंग में और क्या होता है? कंपेयर होता है, ये कंपैरिजन होता है इसका, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स का। और भी कुछ होता है, क्या होता है? एंड डिटेल्ड, और ये कह सकते हो इम्प्रेसिव, क्या? टेस्ट रिपोर्ट। एक इम्प्रेसिव समझी जा सकने वाली टेस्ट रिपोर्ट भी हम ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं, ठीक। यहां तक किसी को कोई इशू? क्या क्या डिमांड हो सकती है इसकी? जैसे कि
इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी एंड रिसोर्स। सॉफ्टवेयर जो हमारा ऑटोमेशन टेस्ट का है, और ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है उसकी एक बड़ी डिमांड यही हो सकती है, क्या? मनी और रिसोर्स। मनी वही जो टेस्टर्स को दोगे आप, और मनी वही जो कोई टूल खरीदा है, उस टूल को खरीदने में पैसा जो खर्च हुआ। रिसोर्स वही जो आपने टेस्टर्स इकट्ठे किए, अपने यहाँ हायर किए, और रिसोर्स वही टूल जो आपने अपने यहाँ चालू करवाया। ठीक, तो इन दोनों की ही ये बात कर रहा है। ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मैनुअल टेस्टिंग के लिए किसी भी तरह के किसी कोई टूल की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को कोई इशू तो बताइएगा। विदाउट इंटरवेंशन और विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन we can achieve automation test result. We can put test data, we can process it, we can execute it, and after that we can generate an automated टेस्ट रिपोर्ट। रिजल्ट बना सकते हो ना? जस्ट इन द इनिशियल डे, और whenever you are creating your framework, on those days there is a need of human efforts, क्योंकि वो कोड नहीं लिखा जाएगा बिना ह्यूमन एफर्ट्स के। ठीक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज थिंग्स देयर इज नो नीड टू टच एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। किसी भी ह्यूमन का टच या उसके इंटरफेरेंस का टच कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप सोच रहे होंगे उस बटन को तो कोई क्लिक करने जाएगा? कोई ज़रूरत नहीं है। हमने उनसे डिज़ाइन करवा लिया और जेनकिंस पे अपनी रिपोजिटरी से कॉन्फ़िगर करा दिया, और रोज़ डेली बता दिया कि रोज़ डेली रात को 1:15 पे चालू हो जाया कर, और ये लोगों की ईमेल है, इनको रिपोर्ट भेज दिया कर, और ऐसा 1 साल तक करता रहे। अब कोई ह्यूमन की ज़रूरत पड़ रही है? बस ये तो इतना काम करा, वो तो रोज करता रहेगा, किसी ह्यूमन की जरूरत ही नहीं। चाहे भले ही आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, शादी ब्याह बर्थडे कुछ भी आ जाए, वो नहीं भूलेगा अपने वाला काम, वो करता रहेगा। ठीक है। जो डेवलपमेंट साइकिल है, जो एक सक्सेस डेवलपमेंट साइकिल है, उस डेवलपमेंट साइकिल की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि वो क्या करे, सेम टेस्ट सूट को बार 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 एग्जीक्यूट करे। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार एग्जीक्यूट क्यों करे भैया? क्या शौक लग रहा है उसे बार बार एग्जीक्यूट करने का? उसे कोई शौक नहीं लग रहा भैया बार बार एग्जीक्यूट करने का। फिर क्यों कर रहा है जब शौक नहीं लग रहा? तो भाई बताएगा कोई? कल ही बताया था मैनुअल टेस्टिंग वाली बात में, बताएगा कोई? रिग्रेशन परफॉर्म कराना है। और रिग्रेशन क्यों कराना है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि कि सॉफ्टवेयर पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो, अगर कुछ एडिशन हुआ है तब भी सॉफ्टवेयर के इन पार्ट्स में जो पहले स्टेबल थे, इनमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए। अगर पड़ा है तो वो फेलियर दिखाएगा, फेलियर दिखाएगा तो वो रिपोर्ट के माध्यम से वही बग जनरेट की जाएगी, बताया जाएगा कि हाँ यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई है, आप काम कीजिए इस पे। काम करेंगे, फिर दोबारा से वही अगले दिन अपने टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आ गया रिपोर्ट में पास तो पास, नहीं आया तो भैया फिर फेल। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा हो। हालांकि रिग्रेशन मैनुअल टेस्टर्स भी करते हैं, पर टाइम कंज्यूमिंग होता है। करते हैं वो भी, ऐसा नहीं है नहीं करते, करते हैं। ठीक। भाई देखो, ये जो बात कही गई है,
it's possible it is possible to record दिस टेस्ट सूट, इस टेस्ट सूट को रिकॉर्ड करना पॉसिबल है, और फिर बाद में उस रिकॉर्डिंग को चला दो। अब वो रिकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है, जब ये सिलेनियम था, सिलेनियम के आपको मालूम सर ने कराए भी होंगे बहुत पहले, सिलेनियम के कंपोनेंट्स बताएंगे कोई, क्या क्या है, आर सी और आई डी और नहीं पता, ओमेगा बैच, सर ने सिलेनियम कराया भाई आपको, वेब ड्राइवर तो बता दिया, आपने तीन बताए बस, अभी चौथा नहीं बताया। यही पढ़ रहे हो भाई, कैसे कैसे कर रहे हो भैया। ये अच्छा है भाई, सवाल पूछो तो दीवार देखने लग जाओ, हैं। तो आपने सुना है पहली बार, शुरुआत यहीं से ही होती है, वर्जन तो सुने होंगे, चलो हाँ बताओ, देख लिया। तो उसी में से एक आईडी है, जिसके अंदर क्या हुआ करता था, स्क्रीन पे मतलब अपने ब्राउजर पे उसको पहले प्लगइन कर दिया जाता था, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी जाती थी, जो जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो जो वैल्यू डाल रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाया करता था, और उसको सेव कर लिया करते थे। फिर जब कभी भी भविष्य में चालू करना है, बस प्ले कर दिया, वो चालू हो जा रहा है। ठीक, वो इसलिए इसको कह रहा है रिकॉर्डिंग। और जब वेब ड्राइवर आ गया, तो वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है, वहाँ कोडिंग है। कोडिंग भी एक तरीके की, ऐसा मानो कि हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं। वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है, वहाँ क्या है, हाँ, वहाँ आपकी कोडिंग है। तो वही चीज कह रहा है, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड दीज टेस्ट सूट, इन टेस्ट सूट को जो बार बार किए जा रहे हैं, इन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाए और रीप्ले कर लिया जाए, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी भी जरूरत पड़े वैसे ही उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, और जब मर्जी मन करे हम उसको प्ले कर लें। तो इससे ह्यूमन एफर्ट्स बच सकता है ना। एक बार अगर आपका टेस्ट सूट जो है ऑटोमेट हो गया, तो नो ह्यूमन, हाँ वही इंटरफेरेंस कह लो या इंटरवेंशन कह लो, ठीक, इज रिक्वायर्ड। इसकी वजह से फायदा क्या हो गया, दिस इम्प्रूव, आपका इसने इम्प्रूव करा क्या, आर ओ आई ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन। ठीक, तो ये आर ओ आई क्या चीज है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, वेरी गुड, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न आ रहा है। भाई हमने ऑटोमेशन टेस्टरों पे इतना पैसा खर्च किया, फ्रेमवर्क बनवाने के लिए उनको समय भी दिया और उनकी सैलरी भी दी, ये इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या आएगा, जब रिटर्न आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा यार, देखा फ्री में काम हो रहा है ना। हाँ वही वही कह रहा है, दिस इम्प्रूव आर ओ आई ऑफ द टेस्ट ऑटोमेशन। जब कभी भी हमें ये किसी अच्छे प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन की नीड बतानी होती है, ये वाला शब्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। ये तो आपके भले की बात है, ये तो बहुत फायदे की बात है, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी, एक बार आप इन्वेस्टमेंट करो और सालों साल तक लाभ पाओ। ये कई बार हम लोगों को भी सामने सामने कर दिया जाता है कि भाई क्लाइंट से बात करो कि वो ऑटोमेट कराए इसको, तब हमें ऑटोमेशन के लाभ बता दिए जाते हैं, भाई उसको समझाएंगे ये होता है भाई, यहाँ जरूरत है, देखो आप लगाओगे मैनुअल टेस्टर का एफर्ट्स, सैलरी जाएगी, मान लो फिर दोबारा आपने चेंज कराया, फिर से मैनुअल टेस्टर उसी पार्ट को रिग्रेशन को टेस्ट करेंगे, फिर सैलरी जाएगी। इससे अच्छा तो एक बार हमें सैलरी दे दो, हम बना के दे देंगे, और बस आगे आपका चलता जाएगा। ठीक, ठीक,
कहने का मतलब ये है कि मेन गोल जो होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग का, वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि जब कभी भी हम इंटरव्यू देते हैं तो अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं और अपना कंपनी में अपना काम बताते हैं। जैसे कि आई नो हाउ टू क्रिएट टेस्ट केस, हाउ टू जनरेट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, टू जनरेट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट वी रिव्यू मैनुअल टेस्ट केसेस फर्स्ट, देन वी convert or we merge in single test case whenever it's required। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं दो या दो से ज्यादा टेस्ट केसेस को सिंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऐसा उसको बताते हो ना आप इंटरव्यू के टाइम पे कि ये मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी कंपनी में ये काम करता हूँ। तो वो दो तीन को एक में कन्वर्ट कर रहे हो तो टेस्ट केस तो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे, रिड्यूस होते नहीं जाएंगे। वही ये कह रहा है, द गोल ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू बी रन मैनुअली। ठीक है, किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? संजय, कौन से वाले का बताओ, मुझसे पूछो। मैंडेट कहाँ लिखा? एलिमिनेट। एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब कम कर देना। और क्या? काट छांट करना। डिक्शनरी खरीदवाई थी ना, लेके बैठो उसे, खटाक से पेज पलट पलट के पटाक से पढ़ लो। किस लिए खरीद रखी है डिक्शनरी को? गिफ्ट विफ्ट करोगे क्या बच्चों को कि ये बेटा डिक्शनरी है जिससे मैं पढ़ा नहीं करता था? हैं? चलिए आगे बढ़ें। वाई टेस्ट ऑटोमेशन? कई बार सोचता हूँ यार कि कोशिश करूँगा चित्र वित्र की हेल्प से थोड़ा इंटरेक्टिव बना दूँ, लेकिन बस पढ़ाते 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 लगता है कि यार चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, ये लो भाई, ये शेप डाल दे रहे हैं इसके अंदर और इसको इसके अंदर ही पेस्ट मारेंगे। थोड़ा सा तड़क भड़क टाइप का भी दिखेगा, मज़ा आएगा आपको देखने में। ठीक, ठीक है जी। वाई ऑटोमेशन? वाई, क्यों भाई? एक बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्यों, कोई बताएगा? वेरी गुड, रिड्यूस मैन पावर कॉस्ट, है ना, टाइम, बहुत सारी चीजें हैं, वही सब हम लिखने वाले हैं। बेस्ट वे, इफेक्टिवनेस को ये बढ़ा दे रहा है। ठीक, और क्या कर दे रहा है? टेस्ट की कवरेज बढ़ा दे रहा है। और क्या कर दे रहा है? एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ा दे रहा है। ठीक, ऑफ किसकी? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। ठीक, इसकी स्पीड को बढ़ा दे रहा है। हाँ, टाइम भी कर दे रहा है। स्पीड बढ़ा दे रहा है, वही टाइम ही हो गया। स्पीड का संबंध सीधे सीधे टाइम से हो गया ना। हाँ, ऑटोमेटेड, कुछ रीजंस हैं, देते हैं नीचे क्या रीजंस है, वही क्यों है वही ऑटोमेशन टेस्टिंग इंपॉर्टेंट। ठीक, मैनुअल टेस्टिंग ऑफ all workflows, all fields, all negative scenarios is time and money consuming। मैनुअल टेस्टिंग सारे वर्कफ्लो को कवर करे, सारे के सारे फील्ड्स को कवर करे, सारे नेगेटिव टेस्ट केस भी कवर करे, तो भैया इसके अंदर आपका बहुत समय भी लगने वाला है और पैसा भी लगने वाला है। तो इसलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग आई है। ये कुछ पॉइंट्स दिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, इट इज डिफिकल्ट, मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स को टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है।
मान लो कोई वेबसाइट आपकी बनी हुई है अंग्रेजी में, आपने उस अंग्रेजी में कर लिया टेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वही वेबसाइट डिमांड आई कि भैया उसको हिंदी में भी टेस्ट करो, सारी चीज़ें हिंदी में भी आनी चाहिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हिंदी में आई तो फिर, या फिर और आ गई, अरेबिक में भी करो बड़ी मुश्किल पड़ जा रही है, बांग्ला में भी करो बड़ी मुश्किल पड़ जा रही है, गुजराती में भी करो। तो मैनुअल टेस्टर क्या क्या सीखे, मैनुअल टेस्टर क्या क्या सीखे, ऑटोमेशन टेस्टर क्या सीखेगा, ऑटोमेशन टेस्टर तो भैया सीधी सीधी सी बात है, गुजराती में जो रिजल्ट होंगे उनको टेक्स्ट एक्सेल शीट में डालेगा, वहां से रीड कर यहाँ डाल और चेक कर, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। और ड्रॉप डाउन के अंदर जो विजिबल टैक्स है उससे काम चला देगा, नहीं विजिबल टैक्स है तो भैया एक फील्ड और होती है कौन सी, वैल्यू, वैल्यू से काम चला देगा। ठीक, मैनुअल टेस्टर को तो आंखों से देख के समझना पड़ेगा यार ये सही आया है या नहीं। ठीक, उसे क्या पता वैल्यू वगैरह क्या चीज कहाँ है कैसे, अगर वो इन चक्करों में भी पढ़ने लगा तब तो उसने कर ली भाई मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, अगर मल्टी लैंग्वेज में है कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे मैनुअली टेस्ट करना। ठीक है, ह्यूमन का इंटरेक्शन और इंटरवेंशन इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, यू कैन रन, जरूरी नहीं है आप वहां पर सामने बैठो, इस काम को आप रात को भी कर सकते हो, ज्यादातर यही करते हैं हम लोग, ऑटोमेशन टेस्टर वाले टाइम ही ऐसा देते हैं हम टेस्ट करने वाला जिस टाइम साइट्स पर लोड कम होता है। अगर हम भी अपना लोड डाल दें टेस्टिंग वाला और एक्चुअल वाली उस पर कर रहे हैं, यूएटी वाली यूआरएल पे, हम वाले पे नहीं कर रहे हैं, अब अपनी वाले पे एक्चुअल यूआरएल पे कर रहे हैं, हमने भी अपना लोड डाल दिया 50 60 70 हजार यूजर बनाने वाला और देखें जरा चल रही नहीं चल रही, उधर यूजर भी चल रहे हैं, तो भैया साइट तो बैठ जाएगी, फालतू के हमने भी बढ़ा रखे हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए, तो रात में करेंगे ना जब सो जाएंगे सब। ठीक, पर रात में ह्यूमन के बस की नहीं होता, मैनुअल टेस्टिंग करवाते हैं अगर, एक तो वो भरे बोरियत भरी है क्योंकि भाई रिपीटेटिवली करा रहे हो आप, और ऊपर से रात, नींद तो आनी है, और सुबह कह देगा मैंने टेस्ट कर लिया सब कुछ, भले ही ना कराओ। टेस्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड को वो बढ़ा देता है। टेस्ट कवरेज भी बढ़ा देता है भाई वो, ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है टेस्ट की कवरेज भी बढ़ा देता है, क्यों, क्योंकि एक ही चीज को आप भिन्न तरीकों से शीट के अंदर भिन्न डेटा के साथ कर दे रहे हो, तो कवर हो गया आपका मैक्सिमम चीजें, कि भैया मैंने इस डेटा के साथ भी कर लिया, इस डेटा के साथ भी कर लिया और इस डेटा के साथ भी कर लिया, और एक बार नहीं कई बार किया। ठीक, एरर आने की उसमें संभावनाएं हैं मैनुअल टेस्टिंग में, मतलब क्योंकि भैया देखो बोरिंग होती है और कई बार ऐसा होता है कि बोरियत भरे काम में हम कुछ काम स्किप कर देते हैं या कई बार अनचाहे भी मस्तिष्क से छूट जाता है, तो अगर छूट गया तो एरर प्रोन यानी कि एरर आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, किसी भी तरह का भाई। अब आ गया आपका, कौन सा टेस्ट केस ऑटोमेट किया जाए, इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, उनमें से कौन सा टेस्ट केस ऑटोमेट किया जाए। टेस्ट केस टू बी ऑटोमेटेड कैन बी सेलेक्टेड यूजिंग सम क्राइटेरिया, सम क्राइटेरिया होता है जो हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम वो सब काम करते हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, विच टेस्ट केस, मैं ये इसको लिख देता हूँ पहले।
कुछ आपके क्राइटेरिया हैं। हाई रिस्क, बिजनेस क्रिटिकल टेस्ट केसेस जो हमारे एप्लीकेशन के सार को या मेन फंक्शनैलिटी को या फिर ऐसी फंक्शनैलिटी जो बार बार चेक की जानी है, वो उसको हमने कवर देना है, तो भैया उसको ऑटोमेट कर सकते हैं हम। जहाँ पर आपका हाई रिस्क है, यानी कि बिजनेस क्रिटिकलिटी है, बिजनेस का संबंध आपके एप्लीकेशन से कह रहा है, क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी है उससे कह रहा है, ठीक, या एसआरएस जो आपके हाथ में है उससे कह रहा है, ठीक। जो बार बार एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं केवल उनके लिए हम ऑटोमेशन करेंगे, ठीक। ऐसे टेस्ट केस जो बहुत ज्यादा देह तोड़ देने वाले हैं, टीडीएस हैं, थका देने वाले हैं, और उनको करना भी बहुत डिफिकल्ट है मैनुअली, तो ऐसे वालों को भी हम क्या करेंगे, ऑटोमेट मार देंगे, ठीक। जो समय ज्यादा ले रहे हैं ऐसे वाले टेस्ट केस भी हम कहाँ करेंगे कवर, ऑटोमेशन में, ठीक। कुछ कैटेगरी बना दे रहा हूं जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कौन से वाले आपको ऑटोमेट नहीं करने। ऐसा टेस्ट केस जो अभी अभी जोड़ा गया है, अभी अभी बनाया गया है, और मैनुअल टेस्टर ने या तो एक दो बार ही टेस्ट किया है उसको, या किया ही नहीं, ऐसे वाले आप ऑटोमेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं है भैया वो। मैनुअल टेस्ट केस जब स्टेबल हो जाए तब जाके मैनुअल टेस्ट केस कहता है कि भाई मेरी एप्लीकेशन स्टेबल है, और ये टेस्ट केस से जब कभी भी आप टेस्ट करोगे तो यही पाओगे। स्टेबल का मतलब ये होता है, जान रहे हो आप? स्टेबल शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका मतलब पता है ना, कि भैया मैं इसको इस तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ, और जब भी टेस्ट कर रहा हूँ तो यही रिजल्ट पा रहा हूँ। तो ऐसे वाले टेस्ट केस का तो ऑटोमेट किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे टेस्ट केस जो अभी अभी ऐड हुए हैं, न्यूली डिजाइन हुए हैं, और एग्जीक्यूशन भी उनका बहुत कम हुआ है या नहीं हुआ, उनका ऑटोमेशन नहीं करना। ऐसे टेस्ट केसेस जिनकी रिक्वायरमेंट समय समय पर बार बार चेंज हुए जा रही है, उनका ऑटोमेशन भी संभव नहीं है। मान लो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो फिर आप क्या डेटा शीट में जाकर के चेंज मारोगे, फिर कल फिर चेंज हो गई फिर से चेंज मारोगे, तो ऑटोमेशन का क्या फायदा? यहाँ भी तो एक आदमी ऐसा लग गया कि बार बार चेंज मारने जा रहा है, ऑटोमेशन सूट का क्या फायदा? हम तो अभी बात कर रहे थे कि भाई ऐसी चीज की कि जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई नीड नहीं है, पर बार बार डेटा चेंज होने की वजह से बार बार ऐड हो रहा है, तो ऐसे वाले टेस्ट केस को भी हम उसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। एड हॉक बेसिस पर कुछ टेस्ट केसेस को जो हम कर रहे हैं इसके अंदर ऑटोमेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे। एड हॉक टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसका मकसद ही यही होता है कि एप्लीकेशन को ब्रेक करना, ठीक। अपने मन से कुछ भी कैसा भी इनपुट लगाया, अपने मन से किसी भी तरह से कहीं भी क्लिक परफॉर्म कराया, कुछ भी करा दिया, उसका मकसद यही है कि देखूं कहीं से भी ये ब्रेक तो नहीं हो रही एप्लीकेशन। तो ऐसे वाले टेस्ट केस भी हम ऑटोमेशन के अंदर नहीं इंक्लूड करते, एड हॉक टेस्ट केसेस हम इंक्लूड नहीं करते। मंकी टेस्टिंग वगैरह सुना होगा ना, ये सब नहीं करते भैया। इनका काम होता है सिर्फ ब्रेक करना एप्लीकेशन को, और ये फॉर टाइम बीइंग ही टेस्ट किए जाते हैं, और वो भी मैनुअल टेस्टर के द्वारा। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इनकी बनाना बेवकूफ़ी है, ठीक है।
क्योंकि अगर आप एक तरफ तो बात कर रहे हो एड हॉक मतलब किसी भी स्तर तक गिर सकते हो आप उस एप्लीकेशन को ब्रेक करने के लिए, और एक तरफ कह रहे हो स्क्रिप्टेड ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट, है ना, पहले से लिखी हुई। तो भैया जब पहले से लिखी हुई है तो अब आपने अपना नया क्या एड हॉक लगाया है इसके अंदर। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? इसका कुछ प्रोसेस है भाई, वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक, ऑटोमेशन टेस्टिंग के मतलब स्टेप्स मान लो या प्रोसेस मान लो। ठीक, तो स्टेप वन कहता है आपका सबसे पहले ये सिलेक्शन करना कि भैया टेस्ट को टूल कौन सा वाला आपका होने वाला है, कौन सा टेस्ट टूल लगाओगे, सिलेनियम क्यूटीपी क्या लगाओगे। ठीक, ये चूज कर लेना सबसे पहले। ठीक, डिफाइन दूसरा है ऑटोमेशन का स्कोप डिफाइन कर देना। ठीक, कि क्या स्कोप रहेगा, क्या कैसे कैसे इसके अंदर आगे इसके भविष्य में इसकी स्कोप की चांसेस हैं। ठीक है, तीसरा प्लानिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये आपका कोडिंग वाला पार्ट आ गया, ये आपका कोडिंग वाला पार्ट आ गया। टेस्ट एग्जीक्यूशन और फिर आ गया आपका मेंटेनेंस। ये 5 स्टेप्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप ऑटोमेशन करते हो। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है हाउ कैन यू डिसाइड विच टाइप ऑफ टेस्ट केसेस वी आर नॉट गोइंग टू ऑटोमेट, और हाउ कैन यू डिसाइड विच टाइप ऑफ टेस्ट केसेस वी आर गोइंग टू ऑटोमेट, आपसे पूछ सकता है। और जब आपको ये नहीं आएगा तो फिर आप क्या ऑटोमेशन टेस्टर कैसे हो, नहीं हो आप, इसका मतलब इसका आपको जो रिप्लाई देना आना चाहिए, और रिप्लाई में वही सब बातें बोलनी है जो अभी मैंने लिख दी हैं ऊपर, भले ही अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में बोल देना। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोल देना भले ही। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई होगी, देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू देते वक्त चुनिंदा शब्द दिमाग में नहीं आ रहे होते और हम शांत हो जाते हैं। नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप हिंदी में बोल दो उस शब्द को, सॉरी बोल देना, आगे बढ़ जाओ। ठीक, उस शब्द को हिंदी में बोल देना, ना बोलने से लाख दर्जे बहुत अच्छा है कि आपने बोल दिया। भले ही उसको हिंदी ना आ रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने कुछ ऐसा बोल दिया। ठीक, आगे बढ़ जाओ आगे, क्योंकि आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शब्द की वजह से आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए, इंटरव्यू खराब नहीं होना चाहिए। आपको वो शब्द याद नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो अच्छा ये क्या क्या था, उतनी देर में वो कह देगा ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, आपका वो क्वेश्चन तो खराब हो गया ना, क्या फायदा हुआ। वो पूछने ही वाला था आपसे केवल 5 क्वेश्चन, जिसमें से एक आपने खराब कर दिया, और जब एक आपने खराब कर दिया तो रिजल्ट कितना रह गया आपका, 80% रिजल्ट अब आपके हाथ में है, 20% खराब कर चुके हो आप, 20% खराब कर चुके हो आप। और फिर दूसरे में भी एक बार ऐसा कर दिया, अब तो गया इंटरव्यू, क्योंकि 70% प्लस वालों को ही तो अंतर करते हैं वो, उसके नीचे होते ही काम खत्म। ठीक, चलिएगा। टेस्ट टूल सिलेक्शन में आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं हमारे पास, बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से कौन सा टूल सेलेक्ट करना है ये आपको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक, टेस्ट टूल सिलेक्शन लार्जली डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ द एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, किस तरह की एप्लीकेशन है आपकी जिसके ऊपर आप टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो, तो टेस्ट टूल का सिलेक्शन उसी पर डिपेंड करता है। टेस्ट टूल का सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, इट largely depends on the technology of the application। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नीचे कर देते हैं, यही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अगर कोई क्यू टी पी नाम की जो वो है टेस्टिंग टूल है, तो क्यू टी पी से हम टेस्ट नहीं कर सकते इन्फॉर्मेटिका एप्लीकेशन, वी कैन नॉट विद द हेल्प ऑफ, फॉर एग्जाम्पल
we cannot perform testing with the help of QTP। QTP की हेल्प से हम कौन सी टेस्टिंग नहीं कर सकते? परफॉर्म द टेस्टिंग ऑफ विद द हेल्प ऑफ QTP। QTP की हेल्प से हम इन्फॉर्मेटिका एप्लीकेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। QTP तो यूजर इंटरफेस चेक करती है, जबकि इन्फॉर्मेटिका आपकी क्या करती है? सीधा संबंध डेटा से है। डेटा इकट्ठा करा अलग अलग वेयर हाउसेस से, प्रोसेस करा और कहाँ कहाँ उसको फिट कर देना है, ये आपकी इन्फॉर्मेटिका एप्लीकेशन करती है। और जबकि QTP क्या करती है? यूआई कैसा कैसा दिख रहा है, जो जो अवेलेबल है वो ओके है या नहीं है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या नहीं। तो मतलब ये आपको सेलेक्ट करना है कि किस तरह की एप्लीकेशन है। इट इज डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू टेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन्फॉर्मेटिका एप्लीकेशन अभी तो बताया, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर अलग अलग वेयर हाउसेस से, अलग अलग जगहों से डेटा को इकट्ठा किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर आगे रिजल्ट में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो आपकी दीपावली की सेल है, ठीक? दीपावली की सेल आपकी नॉर्थ इंडियन ज़्यादा और ये ईस्ट इंडियन ज़्यादा मनाते हैं, है ना, दीपावली वगैरह ये सब। अगर हम जाएं साउथ में इतना क्रेज़ नहीं है ना? साउथ में पोंगल वगैरह इन सब का बड़ा क्रेज़ है, पर दीपावली का हो गया मना लिया, एक आध दिया जला लिया, मना लिया, बस बहुत है। ठीक। लेकिन इधर अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन है, और उसका बल्क में यूजर का जो वो पड़ रहा है लोड, वो नॉर्थ से और ईस्ट से ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक। तो अब ये इन्फॉर्मेटिका वाले क्या करेंगे? वेयर हाउसेस से डेटा उठाएंगे, कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा हिट आ रहा है भाई, किस एप्लीकेशन पे, तो सॉरी किस प्रोडक्ट पे। ठीक। अब देखेंगे कि यार इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा यहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो उसमें प्रोसेस करेंगे, मतलब एक टाइम स्लॉट बना देंगे कि यार थोड़ी देर के लिए इनको करा दें और प्रोसेसिंग दिखा देंगे, इतनी देर इनको दिखा देंगे, प्रोसेसिंग यहाँ की कंप्लीट कर देंगे। तो काम दोनों का चल गया, किसी को ये भी नहीं पता चला कि एप्लीकेशन हैंग भी हुई थी या नहीं, जबकि वो प्रोसेसिंग दिखाना एक छलावा था, धोखा था। ठीक है, ऐसा आप कभी भी महसूस कर सकते हो जब कभी भी बल्क में सेल वगैरह लग रही हो। ठीक है, तो यही होता है। तो समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? ठीक। स्कोप, स्कोप बताना होता है एप्लीकेशन का सबसे पहले कि भैया कि क्या है इसका स्कोप। इसको डिफाइन करना होता है, स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ ऑटोमेशन इन द एरिया ऑफ योर एप्लीकेशन अंडर टेस्ट विच इज टू बी ऑटोमेटेड। तो कुछ पॉइंट हैं उसके स्कोप डिसाइड करने के, तो क्या क्या पॉइंट हैं? यहाँ भी मैं 1 2 3 लिख ही देता हूँ। फीचर्स यानी कि फंक्शनैलिटी कह लो, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस, बिजनेस यानी कि एप्लीकेशन के जो क्राइटेरिया है, यानी कि एसआरएस के लिए जो भी आपका फीचर इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, और सिनेरियोज विच हैव अ लार्ज ऑफ डेटा। ऐसा ऐसे सिनेरियो जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। जैसे सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपके किसी प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक। इस शब्द का अर्थ मैंने बता भी दिया था आपको, टेक्निकल फिजिबिलिटी। याद आ रहा है क्या? टेक्निकल फिजिबिलिटी ये उन टेक्नोलॉजीज पर फिजिबल हो जो आज की डेट में मार्केट में हैं। ठीक। ये उस दिन बताया नहीं था क्या? किसमें बताया था? मैंने कुछ पॉइंट्स बता रहा था, ये मैं सेकंड एचडीएलसी का सेकंड पॉइंट था, जिसके अंदर 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको रखना था। तो उसमें से एक ये भी था, चौथे नंबर का पॉइंट। ठीक।
कॉमन फंक्शनैलिटी अक्रॉस द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में, पूरी एप्लीकेशन में कौन सी फंक्शनैलिटी ऐसी है जो बार बार रिपीट की जा रही है, तो उसे भी हम ऑटोमेशन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक। extent to which ऐसे सारे कंपोनेंट जो बिजनेस में, यानी कि उस पूरे के पूरे एंटायर सिनेरियो में या पूरे एसआरएस के अंदर बार बार हम रीयूज कर सकते हैं, उन्हें एक तरफ रख लो और ऑटोमेशन बना कर दो उसका। ठीक। जैसे कि पूरे में आपको ये पता चल रहा होगा, किसी भी मॉड्यूल को चेक करने के लिए लॉगिन और लॉग आउट बहुत ज़रूरी है। रीयूज वाले हैं ये, इनका तो 100% करना ही करना है। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? टेस्ट केसेस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? ये शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, एबिलिटी टू यूज सेम टेस्ट केस फॉर क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। मतलब कि भैया ये लॉगिन का या फिर डैशबोर्ड का या किसी का भी ऐसा एक का एग्जांपल मान के चलो, मैं इसे क्रोम पे भी चेक कर रहा हूँ, सफारी पे भी चेक कर रहा हूँ, ओपेरा पे भी चेक कर रहा हूँ, फायरफॉक्स पे भी चेक कर रहा हूँ, एज पे भी चेक कर रहा हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चेक कर रहा हूँ। ठीक। हर तरह के ब्राउजर पे मैं इसको बार बार चेक करके देख रहा हूँ कहीं खुल तो नहीं रही एप्लीकेशन। ठीक है। तो क्रॉस ब्राउजर ब्राउजर चेकिंग के लिए भी, क्योंकि क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग अगर आप मैनुअली करोगे तो वो भी बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है। वही काम सिर्फ आपने क्या करना है, पैरामीटराइज बना दो और प्रोग्राम एक ऐसा लिख दो ब्राउजर सिलेक्शन का, इफ क्या, कोई एक ऐसा की बना देना ब्राउजर नाम का, इफ प्रॉपर्टीज डॉट ब्राउजर इज इक्वल टू क्रोम, तो भैया ये वाला क्रोम, न्यू क्रोम ड्राइवर वाला ये चल जाए। ठीक। नहीं तो वहां से प्रॉपर्टीज से वो पास कर दो या एरे बना लो, जीरो से ये वाला उठा ले, भैया ये जीरो है तो तब ये चल जाए, वन पे ये चल जाए, टू पे ये चल जाए। हाँ, स्कैनर लगा के तो फिर ह्यूमन का भी इंटरवेंशन हो गया ना, हम खुद टाइप करेंगे। यहाँ तो ऐसा काम करना है कि भैया कि हमें हाथ ही नहीं लगाना। हाँ, स्विच केस से कर लो, ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे, वहाँ कैसे सोचोगे। ठीक। और हालांकि जब आप टेस्टिंग करोगे, ये स्विच केस वगैरह ये तो आप यूज ही नहीं करोगे, सर आपको कोई एक नया जादू बताएंगे। ठीक है, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए। ठीक। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या चीज होती है क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, इसलिए थोड़ा सा मैंने अवेयर करा दिया। ठीक। अब आ गया आपका ये यहाँ तो सारा ही काम आ गया, प्लानिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। यहाँ तो सारा ही काम आ गया आपका कि भैया टेस्ट केस को कैसे प्लान करना है, फिर कैसे डिजाइन करना है। प्लानिंग में क्या चीज होती होगी सोचो, हे भगवान। अब ऑटोमेशन में कौन से डॉक्यूमेंटेशन? प्लानिंग में होता है टेस्ट केस रिव्यू एंड मर्ज देम इफ रिक्वायर्ड। टेस्ट केस को रिव्यू करोगे, जो मैनुअल टेस्ट केसेस हैं उनको रिव्यू करोगे और मर्ज भी कर दोगे अगर जरूरत लग रही है। आपको पढ़ने में लग रहा है यार ये तीनों टेस्ट केस ऐसा लग रहा है कि एक ही में कन्वर्ट करके बनाए जा सकते हैं, तो मर्ज कर दिया ना, तो यही तो हो रही है आपकी प्लानिंग। और क्या होगी, फिर से डॉक्यूमेंट करोगे तो या फिर क्या फायदा उस डॉक्यूमेंट का जो पहले बना था। ठीक। तो इसके अंदर जो प्लानिंग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में भी आपका क्या क्या होते हैं कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट मान लो ऐसा हो गया कि क्या क्या हो गया कि भैया ऑटोमेशन टूल कौन सा सिलेक्ट करना है। दूसरा हो गया आपका फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कौन सा आपको लगाना है, और लगाना है तो इसकी फीचर्स क्या क्या हैं, इन स्कोप एंड आउट स्कोप। ठीक। ऑटोमेशन टेस्ट बेड प्रिपरेशन, ये शब्द शायद आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या होता है टेस्ट बेड?
ऑटोमेशन टेस्ट बेड प्रिपरेशन, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेना कि भैया यहाँ से हमने उठाना है इनपुट, ये स्क्रिप्ट के अंदर चलाना है और आउटपुट ये आ जाएगा। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं क्या, ऑटोमेशन टेस्ट बेड। टेस्ट बेड के अंदर यानी कि रीड किया जा सकने वाला डेटा मान लो एक्सेल से होगा, ऑटोमेट करने वाला टूल सिलेनियम होगा, आउटपुट एचटीएमएल रिपोर्ट होगी, ये पूरा का पूरा सजा के जो एक बन के आया तो ऑटोमेशन टेस्ट बेड हो गया आपका। ठीक। उसकी शेड्यूल टाइमलाइन, शेड्यूल मतलब कब कब कितने बजे रोज पैरियोडिकली या फिर एक दिन छोड़ के या हर हफ्ते चलाना है ये। और टाइमलाइन भैया इसको हम कितने दिन में स्क्रिप्टिंग कर देंगे, लिंक कितने दिन में देंगे। ठीक। और ऑटोमेशन टेस्टिंग से क्या आप देने वाले हो, डिलीवरेबल क्या डिलीवरेबल होने वाला है। भाई सबसे ज्यादा एक ही चीज डिलीवरेबल होने वाली है, क्या बताइए। नहीं मालूम। रिजल्ट रिपोर्ट, और क्या होगा डिलीवरेबल, एग्जीक्यूशन। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो है आप इसमें एग्जीक्यूशन फेज में आपकी, ये असल में ये सारे के सारे स्टेप्स थे आपके, चार पांच स्टेप जो मैंने इसके लिखवाए हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के जो प्रोसेस है इसके अंदर अंतर्गत जो लिखवाए गए हैं, ये सारे वो स्टेप्स। ठीक। तो यही वो स्टेप्स सारे कवर करा रहे हैं। ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि मेन आपका एग्जीक्यूशन पार्ट हो गया, ड्यूरिंग दिस फेज स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटिंग। ठीक। स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। द स्क्रिप्ट्स नीड इनपुट्स डेटा बिफोर दे आर सेट टू रन। ठीक। पूरा ही लिख देते हैं। इन दिस फेज वी एग्जीक्यूट द सूट या टेस्ट केसेस है ना। सेट टू रन। रन करने से पहले हम क्या इनपुट डेटा देने वाले हैं, स्क्रिप्ट की क्या नीड है, किस डेटा को रीड करने की नीड है, वो सारा का सारा पहले डिसाइड कर लिया जाता है। ऐसे नहीं आप एग्जीक्यूट कर दोगे। एग्जीक्यूट करने से पहले आपके पास एक्सेल में, सीएसवी में या नोटपैड में वो डेटा होना चाहिए जो आपकी ऑटोमेशन टेस्ट केसेस रीड करने वाले हैं। ठीक। कौन से डालोगे वो इनपुट, भाई यूजर नेम पासवर्ड या जो भी कुछ है, यही दो चीज़ें थोड़ी हैं। अंदर जा करके आप कुछ प्रोडक्ट भी क्लिक करने वाले होंगे, उस प्रोडक्ट को बाय सेल भी करने वाले होंगे, तो कहाँ से कैसे पता चले। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अच्छा, एग्जीक्यूशन में एक पार्ट और होता है, ये डिसाइड करना कि कौन सा टेस्ट मैनेजमेंट टूल लगा लें। जैसे कि अभी मैंने एक बात की थी आपसे, टेस्ट मैनेजमेंट टूल की क्या बात करी थी मैंने कुछ दिन पहले, जीरा वगैरह की कुछ बात बात करी थी। हाँ। तो वही 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 टेस्ट मैनेजमेंट टूल कौन सा आप लगाने वाले हो, क्वालिटी सेंटर है, जीरा है, क्या है, कैसे है। ठीक। तो यहाँ पर वो भी डिसाइड हो जाता है। ठीक। और लास्ट आ गया आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज के अंदर हम क्या करते हैं, वो सारे टेस्ट केस जिनके अंदर कुछ छोटी छोटी फंक्शनैलिटी या बड़ी फंक्शनैलिटी, जरूरी नहीं छोटी ही, बड़ी भी हो सकती है, बड़ी फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, और अब उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, इस बड़ी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला सारा डिलीट कर दिया अब नया लिखेंगे हम, ये तो फिर क्या फायदा, मेंटेन कहाँ करा आपने, आपने फिर से मेहनत लगा दी। पुराना भी चले कोड, नया वाले को भी कर दे जो कुछ ऐड हो गया, तो यही तो कहलाता है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को आपने क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया, मेंटेनेंस कर दिया। ठीक। कैरिड आउट टेस्ट
whether the नई फंक्शनैलिटी आपकी ऐड हुई है। ठीक, if it is working fine or not। ठीक, नया नहीं लिखोगे आप पूरा का पूरा कोड। क्लियर है? तो ये आपके 5 आपके स्टेप्स थे। ठीक, और आगे आपका फ्रेमवर्क फॉर ऑटोमेशन को भी डाल देना कुछ कंट्रोल डूइंग फ्रेमवर्क फॉर ऑटोमेशन बंद करने वाले हैं बस, जो बचेगा कल कर लेंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर फ्रेमवर्क के लिए भैया बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, और वो गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्टिंग। कि कंसिस्टेंटली क्या क्या चीजें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ रही हैं नई फंक्शनलिटी जब आपकी जुड़ जाती हैं। ठीक, इम्प्रूव टेस्ट का स्ट्रक्चर आपका इम्प्रूव हो जाता है। ऐसा नहीं जब मर्जी मुंह उठा के कोई सा भी चला दिया, कैसे भी चला दिया, कहीं से भी चला दिया। मिनिमम कोड यूसेज, ये भी बहुत खराब बात है। आपने जरा सी चीज के लिए बहुत लंबा चौड़ा कोड लगा दिया, देखो जी मैंने तो पूरा दिन इतना सारा कोड लिखा है, क्योंकि काम कितना से कर रहा है, वो सिर्फ क्लिक परफॉर्म करा रहा है, क्या फायदा हुआ? है ना? मिनिमम यूसेज ऑफ कोड। कोड को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कम अपने वो लगाने पड़े एफर्ट्स। जब कभी कोई नई फंक्शनैलिटी आए, इतना पार्ट तो भैया हमें चलाना ही चलाना है, इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं। और ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकती भाई, कई बार डिस्टर्ब हो भी जाती है, तो उस केस में भी अंदर जाके आपको उसको मेंटेन करना होगा, बिना कुछ ज़्यादा डिलीट करे। छेड़ना तो पड़ेगा ही, पर बिना कुछ ज़्यादा डिलीट करे। ठीक, अगर डिलीट कर दे रहे हो तो फिर आपने मेंटेन नहीं करा, आपने उसको नया बना दिया। ठीक, इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी। फ्रेमवर्क जब आप बना रहे हो तो उसके अंदर रीयूजेबिलिटी हो जाती है। जैसे कि मान लो कि आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, या असल चलो कोई ऐसी बात है बटन पे क्लिक करा रहे हो, क्लिक माउस वाला नहीं परफॉर्म हुआ, एक ओवरलोडेड मेथड बना दिया उसी नाम का, क्लिक नाम का ही। आपकी पहले तो उसके अंदर डाल रहे थे क्या, माउस का इवेंट पास करा रहे थे, और उसके अंदर वो उसका एक्सपाथ वगैरह पास करा रहे थे, जो भी एलिमेंट होगा। अब किसे आपने कराया है, अगर यार क्लिक नहीं चल पाया तो मेरा ओवरलोडेड मेथड ये वाला, एल्स में ये वाला चल जाए। उसके अंदर क्या कराया अब आपने, उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट से क्लिक कराने की कोशिश करी। ठीक, जब ये भी नहीं चल पाया तो फिर तीसरा आपने तरीका और अपना लिया, एक और क्लिक ओवरलोडेड मेथड बना दिया, और उसके अंदर आपने क्या कराया कि भैया कीज डॉट एंटर करके टैब करके वहां तक पहुंचे, और कीज डॉट एंटर करके आपने परफॉर्म करा दिया। तो ये तीनों जो आप कर रहे हो, रीयूजेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हो ना, समझ रहे हो? या कोई ऐसा मेथड बना दिया जो कई सारी जगह आपका इस्तेमाल हो जा सकता हो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि भैया किसी भी मॉड्यूल पे क्लिक करने के लिए आपका एक्सपाथ ऐसा लग रहा है आपको कि ये कॉमन वाला एक्सपाथ है। ठीक, तो ये कॉमन एक्सपाथ मैं जब कभी भी किसी मॉड्यूल में कर रहा हूँ तो इतना पार्ट तो मुझे कॉमन लग रहा है यार, बाकी का आगे का हल्का सा चेंज करना पड़ता है। तो उस वाले एक्सपाथ को, उतने सारे पार्ट को आप कॉमन रिपोजिटरी में डाल दोगे, और जब जब आपका कहीं होगा उसे तो यूज करना ही है, बाकी आगा हल्का सा जोड़ दिया। तो ये रीयूजेबिलिटी कर रहा है ना आपका फ्रेमवर्क की, तो ये सारी चीजें करवा रहा है आपसे। ठीक, समझ में आ रहा है? आपने करना क्या है, उस एक्सपाथ को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, और स्ट्रिंग टाइप का अगर हुआ तो वो तो चली जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, फिर कंकैटिनेट करके वो, जैसे मान लो मॉड्यूल इन्वेंट्री है तो प्लस करके इन्वेंट्री करा दिए, जो जी इन्वेंट्री वाले पे क्लिक कर देगा, वो एक्सपाथ इन्वेंट्री का बन गया। मान लो मॉड्यूल आपका लीड वाला है, प्लस करके लीड कर दिया, देखा आपने शुरू का तो सारा एक जैसा ही है, या फिर बीच में कहीं इन्वेंट्री आ रहा है, पहला पार्ट और आखिरी वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है आपको, तो इन दोनों को अलग वेरिएबल में रखा, कंकैटिनेट कर बीच वाला बदलते गए। समझ रहे हो? ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो।
पर फ्रेमवर्क का काम यही होता है कि आपकी चीजों को रीयूजेबल कर दे। क्लियर है? नॉन टेक्निकल टेस्टर्स भी आपका इन्वॉल्व हो जाए टेस्टिंग के अंदर, आपने उसको सिर्फ इतनी ट्रेनिंग दे दी, यार देख कोड तो हमने बना ही रखा है, तू बस एक काम कर, एक्सेल शीट में ऐसे राइट क्लिक कर, कंट्रोल एफ कर, ये एक्सपाथ लिखने की प्रैक्टिस उसको बढ़िया सी करा दी, और इन्हें एक्सेल शीट में जा जाके कॉपी पेस्ट मारता रहे, और बस फिर वो रन वाले बटन पे क्लिक करिए चल जाएगा। तो वो भी खुश, यार बड़ा आसान सा काम मिल गया मुझे तो। उसे लगेगा कि यार मैं भी कोड कर रहा हूँ, क्यों, एक्सपाथ लिखना भी अपने आप में लोगों को कोडिंग लगता है, उसे लगेगा कि मैं भी कोडिंग कर रहा हूँ। और इससे भी आसान काम दे दिया जाता है कई बार तो, कि यार तुम जो है हेडर 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 जो दे रखे हैं इनके अंदर डेटा फीड करने का काम करो और रन कर दो। तो डेटा फीड करा और काम चालू, उसने रन कर दिया, उसे लगेगा कि यार मैं भी चला रहा हूँ ऑटोमेशन चीजें, तो ये तो बड़ा आसान है। पर मालूम नहीं पीछे कितनी मेहनत लगी है ये सब करने के लिए, है ना। ठीक। ट्रेनिंग पीरियड जो है आपके ऑटोमेशन टूल को सिखाने वाला वो कम हो, ऐसा नहीं कि भैया एक ट्रेनिंग पीरियड बड़ा लंबा सेशन इसी का ही चल जा रहा है 15-20 दिन का, तब तो यार फिर वो करेंगे कब टेस्टिंग, और कोई फिर उसके बाद एक और नया टेस्टर आ गया फिर उसको भी 15-20 दिन की आप ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग पीरियड आपका बहुत छोटा सा हो, शॉर्ट में हो। विवेक वापस आ जाओ। तो आप पूरा ट्रेनिंग पीरियड थोड़ी देंगे, हम ट्रेनिंग थोड़ी सिखाने बैठ रहे हैं। हम ट्रेनिंग पीरियड ऐसा बनाएंगे, उस फ्रेमवर्क हमने फ्रेमवर्क ही ऐसा डिजाइन किया है, हम मोटी मोटी बातें बताएंगे। क्यों, मोटिव क्या होता है हमारा, हमारा मोटिव ये नहीं है कि भैया उसको सिखा दें या उसको एक अच्छा समझदार आदमी बना दें। हमारा मोटिव ये है कि हमारा काम निकलवाए इससे, क्लाइंट को कैसे फायदा हो जाए, और जिसमें हम भी लाइमलाइट में आए, ये भी लाइमलाइट में आए, सबका फायदा हो। मोटिव जब मार्केट में उतरते हो तो यही होता है। ये किसी का मोटिव नहीं होता कि भैया इसको शुरू से ए से लेके जेड तक सिखा दूं। अगर सिखाने बैठोगे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या कर रहे थे भैया इतने दिन से। ठीक। तो ट्रेनिंग पीरियड लेस होना चाहिए आपका, इसलिए बहुत शॉर्ट में थोरली मोटी मोटी चीजें ही बताई जाती हैं कि यार इसको ऐसे ऐसे कर लेना, ये कर लेना, इसको कर लेना। उसे भी इतना समझ में आता है यार इतना टेक्निकल मुझे नहीं घुसना, इसने तो ये मेन मेन चीजें बताई, मुझे बस इतना सीखना है। वो भी जल्दी सीख गया, हमारा भी काम निकल गया। ठीक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि रोज डेली आपसे कहा जाए कि भैया कि एक वो वाली पानी की टंकी है, एक वो वाली पानी की टंकी है, एक वो वाली पानी की टंकी है ना। रोज डेली उसमें चढ़ के उसका ढक्कन खोल के देखा जाए पानी है या नहीं है, फिर उस वाली का खोल के देखा जाए पानी है या नहीं है, फिर उसका खोल के देखा जाए पानी है या नहीं है। और अगर नहीं है पानी तो भैया फिर नीचे जाके हरा रंग का बटन है वो, उसको दबा दिया जाए, तो ये वाली जब भर जाए, इससे पानी आने लग जाए, तब फिर इसको बंद करना, फिर उस वाली में भर जाए, फिर उसको बंद कर देना, उसका नॉब फिर तीसरे में भर जाए। तो ये टेक्निकली इन डेप्थ है। ठीक। अगर उसे ये बता दिया जाए, ऑटोमेशन टेस्टर ने सारा अनुमान लगा लिया, ये बता दिया जाए ठीक 7 बजे आपको हरे वाला बटन दबाना है, 14 मिनट बाद ये कट कर देना है, 5-7 मिनट बाद ये वाला कट कर देना है, और बस फिर लाल बटन दबा देना है। तो उसे तो अपना काम समझ में आया भाई, हरा बटन तब दबाना है, ये वाला तब कट करना है, कटना, बाकी की फंक्शनलिटी उसे क्या लेने देना, है ना। काम आसान कर दिया। ठीक। और ये करा कैसे, ऑटोमेशन टेस्टर ने सारी चीजें खुद कैलकुलेट करके देखी थी कितनी देर में क्या हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई इशू? डेटा को भी इसमें इन्वॉल्व करना होता है, जिस तरह का डेटा हमारा अप्रोप्रिएट है। अब वो डेटा, वही मैं शुरू से बार बार एक शीट, 2-3 शीट के नाम बोलता आ रहा हूँ आपसे, चाहे वो डेटा आपने एक्सेल में रखा हो, चाहे वो डेटा आपने सीएसवी में रखा हो, चाहे वो डेटा आपने कहाँ रखा हो, नोट पैड पे रखा हो। सबसे आसान होता है आपका, नहीं भाई, सीएसवी सबसे आसान होता है आपका, सीएसवी। पर उसमें ऑटोमेशन टेस्टर को दिमाग ज्यादा लगाना होता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, वैल्यू डालो, कॉमा डालो, वैल्यू डालो, कॉमा डालो, वैल्यू डालो, कॉमा डालो, बस। समझ गए? एक्सेल में कई बार ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी फेल हो जाती है, क्यों, वैल्यू डालने वाले ने एक्सेल के अंदर डेट डाल दिया, और उस टाइम को स्ट्रिक्ट, और उस सेल को स्ट्रिक्टली डेट टाइम फॉर्मेटेड कर दिया। जब वो रीड कर रहा होगा ऑटोमेशन टेस्टर का कोड,
वहाँ कोड खुल सकता है, अगर उसने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होगा कि यार ऐसा भी किया जा सकता है। समझ रहे हो? जब आप एक्सेल से डेटा रीड करोगे तब आपके सामने आएगी ये वाली दिक्कत। हेलो, फोन ही काट दिया, मिला है क्यों भाई? तो मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा हो गया भैया, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बंद करूँ उसको या फिर